अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो आज टॉपिक है वो एक्चुअली ब्लड है। और ब्लड में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करेंगे, हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, एनीमिया की बात करेंगे, पॉलीसाइथेमिया की बात करेंगे। ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है एक्चुअली ब्लड। इसके बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। मैं आज उसके कुछ एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप लोग उसको खुद अपनी बुक से पढ़िएगा। और बुक से पढ़ने के बाद अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म की भी क्वेरीज हों तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको जो मैं लेक्चर में बोलूँ वो शायद आप वहाँ नई कुछ नए वर्ड्स पढ़ लें। ठीक है, बुक में, क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है। मैं एक एक वर्ड शायद कंप्लीट ना कर पाऊँ, बीच में कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो सकती हैं। तो अगर आप बुक में कोई भी ऐसी बात पढ़ें जो मैंने मेंशन नहीं की और आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्लास में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या है और एक्चुअली ब्लड क्या है? ये एक रेडिश कलर फ्लूइड है दैट कैरीज essential nutrients and oxygen gas towards tissues and take waste products from those tissues for the removal of from the outside of the body। ठीक है, मतलब आपको बहुत सारे जो टिश्यूज तक ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं इसी ब्लड के थ्रू पहुंचेंगे। और बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आपको बाहर निकालना है बॉडी से वो भी इसी के थ्रू निकलेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, आप एक्सहेल करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। बहुत सारा अमोनिया जो आपके लिए नुकसानदेह है वो किसी न किसी तरह इस ब्लड के थ्रू स्टर्कोबिलिनोजन तक पहुंच जाता है और वो फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसी ब्लड के थ्रू हो रही हैं। बहुत देखें, यूरिन है, कितना सारा वेस्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जो फिल्टर होते हैं इस ब्लड में से नेफ्रॉन्स के थ्रू ग्लोमेरुलस के लेवल पे, और फिर वो यूरिन बन के बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन स्टिल बहुत कुछ मिस हो जाएगा क्योंकि अभी भी जब मैं ये एक साइड जो है वो ब्लड की मैं यहाँ डिस्कस करने लगा हूँ और मुझे अभी भी लग रहा है कि वो जो दूसरी साइड की तरफ मैं नहीं जा पाऊंगा, इसलिए फ़िलहाल मैं आपको बिल्कुल रूट से बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एफएससी लेवल तक से शुरू कर रहा हूँ मैं ब्लड को। तो फिर सबसे पहले ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है? ब्लड की कॉम्पोजिशन ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं एक ब्लड को, ठीक है, ब्लड को, मैं रेड ब्लड सेल्स की बात नहीं कर रहा या वाइट ब्लड, सिर्फ ब्लड एज अ होल ब्लड फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं उसको इस जार में डाल दूँ, मैं ये कहता हूँ जी मैंने इस जार में इस ब्लड को डाल दिया, आप 20-25 मिनट बाद देखेंगे इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ऐसे येलो येलो फ्लूइड नज़र आना शुरू कर देगा। जब आपने ये ब्लड डाला, नीचे आपको रेडिश रेडिश फ्लूइड मिलेगा और उसके ऊपर आपको कुछ येलोइश फ्लूइड मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे नीचे जो पानी, फॉर एग्जांपल आपने एक जार में फ्लूइड को डाला और आपने देखा कि उसके ऊपर एक येलो तह जम गई है और उसके नीचे एक रेडिश तह है, और आपने अमाउंट में जब देखा तो आपको ये लगा कि येलोइश तह जो है वो ज़्यादा है, ये जो कंसंट्रेशन है फ्लूइड की वो इस येलो फ्लूइड की ज़्यादा है और रेड फ्लूइड की कम है जो नीचे बैठ के। तो ये क्या है बेसिकली? ये जो रेड है ये तो आरबीसीज या ब्लड सेल्स हैं। ये ब्लड सेल्स हैं। सो आरबीसीज भी आ सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी आ सकते हैं और उसमें प्लेटलेट्स भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो येलोइश फ्लूइड है दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। मैं आपको इस प्लाज्मा की भी कॉम्पोजिशन आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, सबसे पहले तो ये बात आपको बताना ज़रूरी थी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर एक एक करके ब्लड सेल्स को और प्लाज्मा को डिस्कस करता हूँ। दोनों की कॉम्पोजिशन अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। जो प्लाज्मा है बेसिकली इसकी कॉम्पोजिशन ज़रा कॉम्प्लेक्स है ब्लड की निस्बत, क्योंकि ब्लड में इतना कुछ खास है नहीं। मतलब उसमें सिंपल 3 सेल्स हैं और उन सेल्स की आगे सब डिवीजन्स हैं, बट प्लाज्मा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा फ्लूइड जो है, जो प्लाज्मा फ्लूइड है, सबसे पहले हम इसकी बात करें
प्लाज्मा फ्लूइड ये बेसिकली ब्लड जो हमारे अंदर हिस्सा है उस पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा है और उसी ब्लड का जो ब्लड सेल्स की सूरत में है वो 45% है। और ये दोनों उस 55% प्लाज्मा में क्या चीज़ें आती हैं और 45% ब्लड सेल्स में क्या आती हैं वो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करने लगे हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि जो प्लाज्मा है जो प्लाज्मा है इसमें जो अंदर कंटेंट है इसमें वाटर है 90%। आपका जो बॉडी का 90% वाटर है वो ब्लड फ्लूइड में, आपके ब्लड का फ्लूइड जो है उसमें प्लाज्मा 55% है और उसी 55% में आपकी बॉडी का 90% वाटर है। पहला कंटेंट क्या हो गया है? सबसे पहला ब्लड में प्लाज्मा, प्लाज्मा में पहला कंटेंट सबसे ज्यादा 90% वाटर। सेकंड चीज ये फर्स्ट हो गया। सेकंड सेकंड जो है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अच्छा इस प्लाज्मा प्रोटीन्स में आगे 3 डिवीजन्स हैं। ठीक है, एक एल्ब्यूमिन, ठीक है, दूसरा ग्लोब्यूलिन और तीसरा फिब्रिनोजेन। अच्छा इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह आगे आपने बहुत पढ़नी है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ। जो फिब्रिनोजेन है, जेन मीन्स जनरेटेड फ्रॉम, फिब्रिन विल बी जनरेटेड फ्रॉम फिब्रिनोजेन। जो फिब्रिन है वो जनरेट होगा फिब्रिनोजेन से जब जेन कंपोनेंट इसमें से हट जाएगा। तो जो सिंपल फिब्रिन बचेगा वो काम की चीज है और वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में मदद देता है। ठीक है, और इसीलिए जब क्लॉट्स बन जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कार्डियक आर्टरीज में, जो हमारे बहुत सारी कोरोनरी आर्टरीज हैं, जब उनमें क्लॉट्स बनते हैं तो हम फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स देते हैं जो फिब्रिन को लाइसिस करवा सकें। सो बहुत सारी ऐसे ब्लड थिनर्स जो ब्लड को थिन करते हैं उनको हम कहते हैं फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स, ताकि वो उन क्लॉट्स को तोड़ सकें। क्लॉट्स टूटेंगे तो आर्टरीज जो हैं वो ओपन हो जाएंगी, उनकी पेटेंसी ओपन हो जाएगी, ब्लड खुल के गुजरेगा, पूरे तरीके से ऑक्सीजन डिमांड पूरी करेगा हार्ट के मसल्स की, कार्डियोमायोसाइट्स की, हार्ट अटैक रिलीव हो जाएगा। आपने कभी स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में भी सुना हो। आप कहते हैं कि एक लाइफ सेविंग ड्रग देते हैं जब किसी को हार्ट अटैक होता है और वो जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको हम एक लाइफ सेविंग ड्रग देते हैं, इसको स्ट्रेप्टोकाइनेस कहते हैं। वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेशनली अब बंद हो गया और अब इंटरनेशनली एल्टी प्लेस यूज़ होता है। वो बेसिकली फिब्रिनोलाइटिक होता है, उसने क्लॉट्स इमीजिएटली वो क्लॉट्स को तोड़ता है, आर्टरीज ओपन होती हैं, पूरा ब्लड मिलता है आपके हार्ट को, आपका पेन रिलीव हो जाता है जो आपको ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने की वजह से या ब्लड की कमी की वजह से आपका हार्ट आपको पेन महसूस करवा रहा था, विच इज कॉल्ड एंजाइना। ग्लोब्यूलिन, सेकंड चीज, ये जो ग्लोब्यूलिन है ये क्या चीज है? एक्चुअली ग्लोब्यूलिन मेक्स एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाता है जो हमारे डिफेंस में हमारे काम आती हैं, जो हमारी इम्यूनिटी में हमारे काम आती हैं। आपको उसके बारे में काफी पता भी होगा। एल्ब्यूमिन, albumin makes the osmotic pressure of the body inside the vessels। osmotic pressure वो प्रेशर है जो आपकी वेजल्स के अंदर आपके फ्लूइड को होल्ड करके रखता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ना हो या अगर एल्ब्यूमिन अवेलेबल ना हो और ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बन रहा हो तो फिर क्या होगा? आपका ये फ्लूइड जो वेजल्स में बंद है आपकी विजराज में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, आपकी जो थर्ड स्पेसेस हैं आपकी बॉडी की उसमें शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पेरिटोनियम में जाना शुरू हो जाएगा, आपका पेट फूल जाएगा, पेरिटोनियम में पानी पानी इकट्ठा हो जाएगा। लिवर आपका 50% ऑफ द प्रोटीन्स बनाता है, जिसमें आपकी बॉडी का जो 50% है, मतलब प्रोटीन्स तो खैर 50% से भी ज़्यादा बनाता है, लेकिन उसका जो 50% है आपकी पूरी टोटल बॉडी का जो 50% है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। क्यों? मतलब क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत ज़रूरी है वेजल्स के इनसाइड
आपके प्रोटीन का ऑस्मोटिक प्रेशर बना के उन्हें होल्ड करना, इसलिए एल्ब्यूमिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा रखी गई है अल्लाह ताला की तरफ से, ताकि वो होल्ड ऑन रहे। अगर वो होल्ड नहीं रहेंगे, लिवर प्रोटीन नहीं बना रहा, एल्ब्यूमिन नहीं बना रहा, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो गई है और ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा, सारा फ्लूइड पेरिटोनियम में चला जाएगा। पेरिटोनियम में जाएगा तो पेट फूलेगा, पेट फूलेगा तो डायफ्राम अपलिफ्ट होगा, डायफ्राम अपलिफ्ट होगा तो आपके जो लंग्स हैं उनको इन्फ्लेट करने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जाहिर है जब आपने देखा होगा दो प्रोसीजर्स होते हैं जब आप इनहेल करते हैं। जब आप इनहेल करते हैं तो आपका चेस्ट आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है, बाहर की तरफ और नीचे की तरफ। आपका डायफ्राम नीचे पुश करता है अपने आप को, जब वो पुश करता है तो आपके लंग्स इन्फ्लेट होते हैं और आप ऑक्सीजन इनहेल कर पाते हैं। ये जो ब्रीदिंग पैटर्न है ये डिस्टर्ब हो जाता है जब आपका फ्लूइड पेरिटोनियम में चला जाएगा, आपके एब्डोमेन में चला जाएगा। जब एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा फ्लूइड चला गया बिकॉज ऑफ लो एल्ब्यूमिन विच कॉजेज द लो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड विच कॉजेज द थर्ड स्पेसिंग ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड को आपकी वेजल की स्पेस में होना चाहिए था वो अब थर्ड स्पेस में चला गया है, पेरिटोनियम में चला गया है, तो फिर आपका डायफ्राम अपलिफ्ट होगा, ऊपर पुश होगा। तो जब आप इनहेल करेंगे तो डाउनवर्ड मूव नहीं कर पाएगा आपका डायफ्राम और लंग्स को इन्फ्लेट होने की जगह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपको बहुत सांस में तकलीफ होगी, ठीक है। सो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, इसी तरह अगर आपके प्लूरल जो स्पेस है उसमें अगर इकट्ठा हो गया, वो भी थर्ड स्पेसिंग है, अगर उसमें पानी इकट्ठा हो गया तो भी लंग्स का बड़ा प्रॉब्लम है। आप लंग्स इन्फ्लेट ही नहीं कर सकते क्योंकि प्लूरल स्पेस में पानी इकट्ठा हुआ है। आपके वो कहते हैं ना फेफड़ों में पानी पड़ गया, तो फेफड़ों में पानी पड़ गया तो लंग्स कहाँ से इन्फ्लेट होंगे। अगर एल्वियोलाई तक पहुंच गए तो फिर तो प्लूरल एब्सेस शुरू हो जाएगी, वो तो और भी बड़ा मसला है, आपको परमानेंट चेस्ट ड्रेनेज डालनी पड़ेगी उसमें। उसके बाद तीसरी बात भी सुन लीजिए, चलेंगे एक और बता देता हूँ। अगर पेरिकार्डियल स्पेस में चला जाए, वो जो पेरिकार्डियम है जिसने एनक्लोज किया हुआ है हार्ट को, तो आपका हार्ट ही सही तरह से पंप नहीं कर सकता। वो सही तरह से क्यों पंप नहीं कर सकता? क्योंकि नीचे पानी आ जाएगा। जब जब डायस्टोलिक फंक्शन का काम, जब डायस्टोलिक स्टेज पे होगा आपका हार्ट, जब डायस्टली चल रही होगी, ठीक है, डायस्टली में क्या चल रहा होता है कि आपका जो हार्ट है, जो आपकी जो वेंट्रिकल्स हैं, वो ब्लड रिसीव कर रहे होते हैं फ्रॉम एट्रिया। तो जब वेंट्रिकल्स की डायस्ट्री चल रही होगी तो ऊपर से ब्लड वो रिसीव कर रहे होंगे, लेकिन ब्लड रिसीव करेंगे, ज़्यादा फूल नहीं पाएंगे, ज़्यादा अपने अपने जो मसल्स हैं, जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं, वो अपने आप को कार्डियक मसल स्ट्रेच आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीछे से जो पेरिकार्डियल स्पेस में पानी इकट्ठा है वो उनको पुश कर रहा होगा, तो वो अपने आप को ज़्यादा ओपन नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेच आउट नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेच आउट नहीं करेंगे क्योंकि पीछे से पानी रेजिस्टेंस दे रहा है, जो थर्ड स्पेसिंग हुई हुई है वो रेजिस्टेंस दे रही है बिकॉज ऑफ लो एल्ब्यूमिन, तो पानी वहां आ गया था। तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लड ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाएगा, ब्लड ज़्यादा वेंट्रिकल्स में इकट्ठा नहीं हो पाएगा, तो फिर जब ब्लड ही इकट्ठा नहीं हो पाएगा वेंट्रिकल्स में, तो अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बनेगा? इजेक्शन आउटपुट ही कुछ नहीं होगा और एओर्टा में ब्लड जाएगा ही नहीं, और अगर एओर्टा में ब्लड नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली आपके टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगा, और अगर टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगा तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सो बेसिकली जो सेकंड चीज़ थी वो आपका प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के ये तीन फैक्टर्स थे। तीसरी चीज़ जो प्लाज्मा का हिस्सा है उसे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। जो इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में अमाइनो एसिड्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, ग्लूकोज आते हैं, एंजाइम आते हैं। और जो इनऑर्गेनिक हैं उनमें कार्बोनेट्स आते हैं, फॉस्फेट्स आते हैं, क्लोराइड, सोडियम, पोटाशियम। इनकी कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि आपके प्लाज्मा के और आपके प्लाज्मा में अमाइनो एसिड्स एंड हार्मोन्स एंड ग्लूकोज एंड एंजाइम मौजूद हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं जिनमें कार्बोनेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, सोडियम एंड पोटाशियम भी आता है, ठीक है। हमने एक तीसरी बात भी करनी है यहाँ पे। अगर एक ब्लड में प्लाज्मा है, अगर एक ब्लड में प्लाज्मा है, तो हमने भी बात की कि जो ब्लड फ्लूइड है, ब्लड का जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड में 55% प्लाज्मा है। मैं ये कहता हूँ कि एक ब्लड में 55% प्लाज्मा भी है और 45% ब्लड सेल्स भी हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमने प्लाज्मा के बीच में से फिब्रिनोजिन को बाहर निकाल दिया, तो पीछे जो चीज़ बचती है उसे सीरम कहा जाता है। ये तीन चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है। कौन सी? ब्लड सेल्स,
प्लाज्मा एंड सीरम। सीरम क्या चीज है? प्लाज्मा। वही प्लाज्मा में से अगर फिब्रिनोजिन एक्सक्लूड कर दें तो पीछे सीरम बचता है, उसे हम सीरम कहते हैं। ठीक है, वही है प्लाज्मा ही, लेकिन प्लाज्मा से सिर्फ फिब्रिनोजिन को हमने रिमूव कर दिया, जो पीछे सारा कुछ बचा क्या? वाटर बचा, अमीनो एसिड, हार्मोन, ग्लूकोज, एंजाइम्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सारा कुछ सीरम है। लेकिन अगर इसी सीरम में फिब्रिनोजिन डाल दें तो वो प्लाज्मा है। ठीक है, अच्छा ब्लड सेल्स पे आते हैं। ब्लड सेल्स में 3 सेल्स हैं। ठीक है, एक तो आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, 3 हो गए। इन तीनों को ना अब हमने अलग अलग डिस्कस करना है, अलग अलग थोड़ा थोड़ा मैं इनको डिस्कस करूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं पूरा पूरा इनको एक्सप्लेन कर सकूं। रेड ब्लड सेल्स की सबसे पहले इसकी शेप पे बात करते हैं। इसका जो शेप है, शेप पे बात करें तो बाइकनकेव शेप होती है। बाइकनकेव का क्या मतलब है? कुछ ना इस तरह की शेप, ढोल की सी शेप होती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये 1 एंड 2, ये 1 कंकेविटी 2 कंकेविटी, बाइकनकेव। अच्छा, वाई इट इज कॉल्ड बाइकनकेव? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर तो ये बाइकनकेव है भी, तो क्यों बाइकनकेव है? अल्लाह ताला ने क्यों बाइकनकेव बनाया? इसलिए क्योंकि बहुत स्मॉल स्मॉल वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज से इन आरबीसीज को गुजरना पड़ता है, तो इनका फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये उन छोटी छोटी कैपिलरीज में से गुजर सकें। अगर ये गोल मटोल से और फर्म से होंगे तो उनमें से गुजर देंगे तो फट जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए, इनको जिंदा रखने के लिए, इनकी एज को ज़्यादा रखने के लिए, और ये फर्मली हीमोग्लोबिन के अपने अंदर अटैच कर सकें, पकड़, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको इस तरह की शेप दी है कि ये उन वेन्यूल्स और कैपिलरीज में से गुजर सकें। ठीक है, और ये रेड ब्लड सेल्स बन कहाँ रहे हैं? ये बोन मैरो में बन रहे हैं। ठीक है, आपने वो बोन्स देख लेनी है, उनके नाम याद कर लीजिएगा कि उन वो कौन कौन सी बोन्स हैं जिनमें से ये बन रहे हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन भी पूछूंगा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ बन रहे हैं? वैसे ये फ्लैट बोन्स में बनती हैं, और देख लीजिएगा कौन कौन सी फ्लैट बोन्स हैं। ये रेड कलर में क्यों है? बिकॉज इसके ऊपर एक प्रोटीन है जिसका कलर रेड है, और उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमेशा रेड ब्लड सेल जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स कहलाते हैं और रेड सूरत में होते हैं। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, जो एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन का, इनसाइड आरबीसीज, वो क्या करता है? 1 हीमोग्लोबिन अटैचेस 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अटैच करता है और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को टिश्यूज तक लेके जाता है एक हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स की तादाद क्या है? 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड में 5 to 6 मिलियन मिलीमीटर क्यूब आपके जो आरबीसीज मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड में। वैसे 6 to 7 मिलियन भी लिखा गया है कुछ बुक्स में, शायद आपकी बुक में भी लिखा गया हो, लेकिन 5 to 6 मिलियन, 5 to 7 मिलियन तक इसको इस पे एग्री किया जाता है। लेकिन इट्स वैल्यू इज़ वेरी हाई फॉर पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, बिकॉज जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रह रहे हैं वहाँ ऑक्सीजन कंसनट्रेशन एयर में कम है। तो जब ऑक्सीजन कंसनट्रेशन एयर में कम होगी तो फिर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उस ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन की वजह से जो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी हीमोग्लोबिन की, वो अपनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बोन मैरो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज को बनाना शुरू कर देगा। क्यों? ताकि हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा बनेगा, उतने जाहिर है हीमोग्लोबिन कहाँ है? आरबीसीज के अंदर। तो जितने ज़्यादा आरबीसीज बनेंगे उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन अवेलेबल होगा, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन अवेलेबल होगा उतनी ज़्यादा आपके ब्लड की, आरबीसीज की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपके टिश्यूज़ तक पहुँचेगी और आप बेहतर महसूस करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी वैल्यू हाई होती है। इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, मतलब वो 7 या 8 मिलियन आरबीसीज होते हैं इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड इन पीपल हु आर एक्चुअली लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन
कम है तो फिर जितनी भी ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ के अटैच करने के लिए आपकी बोन मैरो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज बनाती है, और ज़्यादा आरबीसीज बनेंगे तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी, ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन अटैच होगी। इसको आगे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा एक बड़ी ईजी एग्जाम्पल के साथ। तो फंक्शन ऑफ आरबीसीज हमें क्या समझ आया, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन गैस टू ऑल द बॉडी टिश्यूज़। इसका लाइफ स्पैन जनाब 120 डेज है, ठीक है। और इसमें ना कुछ बातें आप पढ़ोगे, बहुत सारी बातें आपकी बुक में नई नई भी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसके बनने के अमल को एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है, हीमोग्लोबिन के बनने के अमल को हीमोपोइसिस कहा जाता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, हीमो मीन्स रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और पोइसिस मीन डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसकी डेफिनेशन है एक्चुअली इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम द प्रिमिटिव स्टेम सेल। अच्छा, हर जितने भी ब्लड सेल हैं वो एक सिंगल टाइप ऑफ ब्लड, एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से बन रहे हैं, विच इज अ स्टेम सेल कॉल्ड प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक सेल, ठीक है। ये जो प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक पीएचएससी कहते हैं, पीएचएससी जो है ये एक स्टेम सेल है जिससे बहुत सा जितने भी आरबीसीज हैं या जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं, जितने भी थ्रोम्बोसाइट्स हैं जिनको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ये सारे के सारे वहीं से ही बन रहे हैं, एक स्टेम सेल से। ये आगे सब डिवाइड होता है, ये डायग्राम्स आपको हर जगह पे मिलेंगी। ब्लड स्टेम सेल, उसके बाद माइलॉइड स्टेम सेल या लिम्फॉइड स्टेम सेल, फिर माइलॉइड स्टेम सेल है उससे रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, प्लेटलेट्स बन रहे हैं, फिर माइलॉइड स्टेम सेल से एक माइलोब्लास्ट बन रहा है, माइलोब्लास्ट से फिर ग्रेनुलोसाइट्स निकल रहे हैं, इओसिनोफिल्स निकल रहे हैं। ये आपको बुक्स में मिल जाएगा, आपके सिर्फ इसका टेबल भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए उस एस्पेक्ट को इसलिए नहीं छेड़ा, मैंने आपसे कहा था मैं बहुत सारी बातों को नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि उसमें मैं चला गया तो ये जो एक्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको देख लीजिएगा। रेटिक्यूलोसाइट क्या होता है, हम ना बहुत सारे टेस्ट्स करवाते हैं जिसमें हमने, आप अभी अगर सिंपल टेस्ट भी देखें ना, ये जो सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जैसे फुल ब्लड काउंट भी कहते हैं या सीबीसी भी कहते हैं, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट के नाम से भी कहते हैं, बाहर उसे एफबीसी कहते हैं। तो रेटिक्यूलोसाइट काउंट बीच में ज़रूर देखने की कोशिश करते हैं, कई दफ़ा हमारे डॉक्टर्स वो ये देखने की कोशिश करते हैं रेटिक्यूलोसाइट काउंट। एक्चुअली रेटिक्यूलोसाइट जो है ना वो एक फाइनल स्टेज है बिफोर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, मतलब इमेच्योर आरबीसी है, बहुत इमेच्योर भी नहीं है लेकिन कंप्लीटली मैच्योर भी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स में रेटिक्यूलोसाइट काउंट नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि आपकी बोन मैरो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो मैच्योर आरबीसीज को बना सके। इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम चल रहा है बोन मैरो में। इसका मतलब है या तो आरबीसीज की बहुत हाई डिमांड हुई हुई है या फिर बोन मैरो में कोई ऐसा कैंसर आ गया है कि जिसकी वजह से abnormal रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन हो रही है, मैच्योर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन हो ही नहीं रही। और इसका क्या फायदा, अगर मैच्योर आरबीसी नहीं है तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा तो हमें उस रेड ब्लड सेल का क्या करना है, वो तो उल्टा हमारे लिए नुकसान देगा, ठीक है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट होना ज़रूरी है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कंट्रोल कैसे होता है ये एरिथ्रोपोइसिस, मतलब हमने जब सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट रेटिकुलोसाइट काउंट, तो फिर रेटिकुलोसाइट काउंट कौन इसको ये बता रहा है कि इतने रेड ब्लड सेल्स बनाने, इससे ज़्यादा नहीं बनाने, ठीक है। इससे ज़्यादा बनाओगे तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, इससे ज़्यादा बनाओगे तो फिर ये एरिथ्रोपोइसिस ठीक नहीं चल रहा, इससे ज़्यादा बनाओगे तो फिर हमें इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें 6-7 लीटर्स ऑफ ब्लड चाहिए, इससे ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं। इससे ज़्यादा बनाओगे तो पोलिसाइथीमिया हो जाएगा, पोलिसाइथीमिया हो जाएगा तो हम इतने, हमारे तो कभी गम से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, कभी नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, कभी यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा। हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए। ये कैसे पता चलता है, ये इस तरह पता चलता है कि आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल रही है, वो वेल ऑक्सीजनेटेड है, इसका मतलब है सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन जब पूरी मिल जाएगी, सही ऑक्सीजनेटेड होंगे, तो वो, अगर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी किडनीज से ना एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होती है। एरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन
जो हिमेटोपोइटिक, वो जो प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने में काम आता है। वैसे एक्टिवेट करने में काम आता है, डीएक्टिवेट कैसे होगा? जब एरिथ्रोपोइटिन उसके पास पहुंचेगा ही नहीं तो वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। इस बात को मैं दोबारा रिपीट करता हूं, किडनीज तक ब्लड पहुंच रहा है रीनल आर्टरीज के थ्रू, अगर तो ब्लड सही पहुंच रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे से ऑक्सीजनेट, अगर रेड ब्लड सेल्स भी पूरे हैं, एनीमिया भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमारे पास पूरा ब्लड पहुंच रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम, हमारी जो वेल फेड हैं, हमारे ऑर्गन्स वेल फेड हैं, उन्हें ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, उन्हें ऑक्सीजन का खाना पूरा मिल रहा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन्हें ऑक्सीजन का खाना पूरा नहीं मिल रहा तो फिर क्या होगा? फिर किडनी सेंस करेंगे, किडनीज में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स सेंस करेंगे कि भाई ये तो पूरा मुझे ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, कहीं बोन मेरो रेड ब्लड सेल्स तो कम नहीं बना रहा, वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करेंगे। एरिथ्रोपोइटिन वो हार्मोन है जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को एक्टिवेट करेगा। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल एक्टिवेट होंगे तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनेंगे, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से रेड ब्लड, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट क्या है? एरिथ्रोब्लास्ट आर एक्चुअली रेड ब्लड सेल्स, या एरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड। एरेथ्रोब्लास्ट इमेच्योर रेड ब्लड सेल होता है और एरेथ्रोसाइट मैच्योर रेड ब्लड सेल होता है। तो एरेथ्रोब्लास्ट से फिर मैच्योर एरेथ्रोसाइट्स बन जाएंगे, फिर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बना, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से प्रोएरेथ्रोब्लास्ट बना, प्रोएरेथ्रोब्लास्ट से प्रोएरेथ्रोसाइट बना, प्रोएरेथ्रोसाइट से मैच्योर एरेथ्रोसाइट बना, मैच्योर एरेथ्रोसाइट ने टिश्यू में जाके अपनी प्रॉपर ऑक्सीजन शिफ्ट की, किडनीज को पता चल गया लो जी ठीक हो गया, अब तो मुझे पूरी ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई है। एरिथ्रोपोइटिन को वो कहेगा बस रुक जाओ, बस और आरबीसीज नहीं बनाने, मुझे पूरी ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई है। एरिथ्रोपोइटिन डिक्रीज हो जाएगा, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल एक्टिवेटेड नहीं रहेंगे, बस वहां पे आरबीसी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन, फिर वही बात है, ऑक्सीजन फिर कम हो गया, फिर ऑक्सीजन कम होगा, जेजी सेल्स को लगेगा, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स को लगेगा ये देखो फिर से ऑक्सीजन नहीं मिल रही मुझे, किडनीज को लगेगा मुझे ऑक्सीजन फिर नहीं मिल रही, वो फिर से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करेंगे, एरिथ्रोपोइटिन फिर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के पास जाएगा, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल फिर प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनाएगा, इमेच्योर आरबीसीज बनाएगा, इमेच्योर से वो फिर मैच्योर होंगे, मैच्योर होंगे तो फिर वो ऑक्सीजन कैरी करेंगे और ऑक्सीजन फिर किडनीज को पहुंचाएंगे, किडनीज के जेजी सेल्स फिर सेंस करेंगे नहीं जी मुझे ऑक्सीजन मिल गई, मुझे मेरा खाना मिल गया, और एरिथ्रोपोइटिन को फिर बंद कर देंगे, एरिथ्रोपोइटिन फिर बंद हो जाएगा, आरबीसी प्रोडक्शन फिर बंद हो जाएगी। ठीक है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो टिश्यू ऑक्सीजनेशन को कम कर सकते हैं? लो ब्लड वॉल्यूम कर सकता है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड लॉस हो गया, मुझे गोली लगी है, मेरा ब्लड लूज हो गया, ब्लड सारा का सारा लॉस हो गया, फिर टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगी। एनीमिया, मेरे पास हीमोग्लोबिन ही नहीं है, एनीमिया, आरबीसीज ही नहीं है, ठीक है, फिर लो हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली, वो भी यही कुछ, पुअर ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पा रहा, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हुई है, मेरी जो रीनल आर्टरी है जिसने ब्लड वहां पहुंचाना है वो पूरी ठीक ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको आपके एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा रिलीज हो सकता है। पल्मोनरी डिजीजेस, ऑक्सीजन शिफ्ट ही नहीं हो पा रही, अटैच ही नहीं हो पा रही हीमोग्लोबिन तक, तो फिर तो भी यही प्रॉब्लम होगा। मैं सांस ठीक तरह ले ही नहीं पा रहा, हाइपोवेंटिलेशन है, ऑक्सीजन अंदर पहुंचेगी तो गैस, जब पहुंचेगी ही नहीं तो हीमोग्लोबिन से कैसे अटैच होगी? जब ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही लंग्स में तो हीमोग्लोबिन खाली जाके पहुंच जाएंगे फिर से, तो उनको फिर से ये लगेगा शायद एरिथ्रोपोइड ये गलत हो रहा है हमारे साथ, फिर लो ऑक्सीजनेशन हो रही है, वो आरबीसीज फिर रिलीज करेंगे, कुछ देर के लिए तो वो आपको हेल्प आउट करेगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यार जब आप रेड ब्लड, जब आप टेस्ट करवाओगे तो आपको लगेगा यार आरबीसीज तो पूरे हैं, और देखो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी पूरी है, वो पता चल जाता है। एमसीएचसी एक चीज होती है, मीन कॉर्पसलर हिमेटोपोइटिक सेल कंसंट्रेशन, ठीक है, वो जो एमसीएचसीसी है, ये जो हीम कंसंट्रेशन है एक कॉर्पस्कुलर सेल में, वो जो हिमेटोपोइटिक कंसंट्रेशन है उससे हमें ये पता चल जाता है, एमसीएच से पता चल जाता है कि हर सेल में कितनी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि सेल में कितना हीमोग्लोबिन है, हमें ये भी पता चल जाता है कि फिर हमारे रेड ब्लड सेल्स भी पूरे हैं कि नहीं। जब हमें ये भी पता चल गया कि रेड ब्लड सेल भी पूरे हैं, हीमोग्लोबिन भी पूरी है, तो फिर क्यों नहीं पहुंच पा रही ऑक्सीजन? इसका मतलब है लंग्स में कोई मसला है, गैसेस ठीक नहीं चल रही, गैसेस एक्सचेंज ठीक नहीं हो रहा, ऑक्सीजन ये सही नहीं ले रहा, इसके लंग्स गैसेस एक्सचेंज ठीक नहीं कर रहे, हो सकता है इसके लंग्स में पल्मोनरी एडिमा हो सकता है कि इसके लंग्स में ब्लड गया हुआ हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर चल रहा हो सकता है कि एटिलेक्टेसिस हो सकता है कि नमूनिया हो सकता है कि टीबी हो सकता है कि बहुत सारे ब्लड रिलेटेड डिजीजेस हो जिनकी वजह से प्लूरल फ्यूजन हुई हो, ये बहुत कुछ हो सकता है।
ठीक है। सो फिर आपको सिंपल टेस्ट से जो सीबीसी फुल ब्लड काउंट है उसी से पता चल जाता है कि कॉज ऑफ एनीमिया या कॉज ऑफ लो ऑक्सीजनेशन टू द टिश्यूज है किस वजह से। ठीक है। अच्छा एक्चुअली ना इस ये जो लेक्चर है इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला लिखने वाला है नहीं, इस वजह से मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। तो परेशान नहीं होना कि सर बोले जा रहे हैं कुछ लिख के आज कुछ नहीं बता रहे, तो लिखने वाला कुछ है नहीं। लेकिन आज सारा जो है वो बोलने वाली बातें हैं, आज सारी लिखने वाली बातें आज बहुत कम हैं। अच्छा चलें बहरहाल तीसरी बात करते हैं। हमने रेड ब्लड सेल की बात कर ली, अब हम वाइट ब्लड सेल की बात करते हैं। वाइट ब्लड सेल जो है उसमें दीज आर ऑल अच्छा जैसे रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स। ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। साइट्स सेल्स ल्यूको वाइट। ठीक है। अमाउंट कितनी होती है? 7 से 8 हज़ार मिलीमीटर क्यूब होती है, 7 से 8 हज़ार बस। वाइट ब्लड सेल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। हर इस सेल पे एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे बात हो सकती है। लिम्फोसाइट पे भी, मोनोसाइट पे भी, न्यूट्रोफिल पे भी, यूसिनोफिल पे भी, बेसोफिल पे भी। लेकिन फिर आप पैथोलॉजी में इस पे बात पढ़ेंगे आगे, यहाँ पे भी फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। फंक्शन क्या है इन सब सेल्स का? इन सब ये बनते कहाँ हैं? लिम्फ नोड्स में। अगेन लिम्फ नोड्स की बात हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है आपकी बॉडी में जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और लिम्फ नोड्स होते हैं जिनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, और ये आपकी डिफेंसिव इम्यूनिटी में मेन रोल प्ले करते हैं, डिफेंस में मेन रोल प्ले करते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स भी आपके डिफेंस में मेन रोल प्ले करते हैं। आपके वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन ये है कि वो आपकी बॉडी को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज। अब वो फॉरेन बॉडीज कुछ भी हो सकती हैं। फॉरेन बॉडीज, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा इनहेल कर लिया है, फॉरेन बॉडी है। आपके अंदर तो नहीं थी ना, आपने बाहर से इनहेल की है। आपने कोल को आपने बाहर से इनहेल कर लिया है, फॉरेन बॉडी है। वायरस बाहर से आ गया, फॉरेन बॉडी है। बैक्टीरिया आ गया, फॉरेन बॉडी है। कोई चीज गलत इंजेस्ट कर ली है, फॉरेन बॉडी है। उसके अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स थ्रू फेगोसाइटोसिस आपके फॉरेन जो सेल्स हैं, जो फॉरेन बैक्टीरियाज हैं, उनको अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं, फेगोसाइटोज करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं थ्रू मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस व्हाइट ब्लड सेल का हिस्सा है। मोनोसाइट्स की जो मैंने बात की थी, मोनोसाइट्स अगर एक जगह स्टेबलाइज्ड होने मोनोसाइट्स कहते हैं, लेकिन अगर वो काम फंक्शनल हो जाएं, अब काम दिखाना शुरू, एक टैक्सी अगर घूम रही है उसमें सवारियां नहीं बिठा रही तो वो मोनोसाइट है। लेकिन अब वो फंक्शनल हो गई है कि उसमें सवारियां बैठ गई हैं और वो आपकी बॉडी के काम आ रही है, तो फिर वो मैक्रोफेजेस कहलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स, तीसरी और आखिरी चीज जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं जनाब ये पूरे सेल्स, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना भूल गया, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। इमेच्योर रेड ब्लड सेल में होता है जिसे हम रेटिकुलोसाइट भी कहते हैं, जिसे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट भी कहा जा सकता है। उसमें न्यूक्लियस होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, रेड ब्लड सेल में नहीं होता। ठीक है। दैट्स वाई मैंने पिछले भी एक दो लेक्चर्स पहले भी ये कहा था कि रेड ब्लड सेल्स में अगर हीमोलिसिस हो जाए तो आपको यूरिक एसिड रिलीज नहीं होता, क्योंकि उसमें डीएनए ही नहीं है। डीएनए नहीं है तो प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स नहीं है, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स नहीं है तो यूरिक एसिड नहीं है। तो इनके डिस्ट्रॉय होने से आपका एसिडिटी इंक्रीज नहीं होती आपकी बॉडी की। वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस है, ये बड़ा वेल मेंटेन्ड सेल होता है। प्लेटलेट को कहा जाता है ये पूरा सेल ही नहीं होता, ये फ्रेगमेंट ऑफ सेल होता है। तो फ्रेगमेंट ऑफ सेल में आप एक्सपेक्ट ना करेंगे उसमें न्यूक्लियस होगा, तो प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में कहा जाता है 1.5 लाख से 3 लाख, या कुछ बुक्स में 3 से 4.5 लाख तक मौजूद होते हैं। प्लेटलेट्स का आपने डिंगी में बहुत सुना होगा, फलाने के प्लेटलेट्स कम हो गए, उसको प्लेटलेट्स कम हो गए, उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई। अभी नवाज शरीफ के बारे में भी आप लोग सुन रहे थे कि प्लेटलेट्स कम हो रहे थे, तो बहुत डर था कि कहीं गम ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए। प्लेटलेट्स भी आपके थ्रोम्बोसाइट्स जिसे कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, ये भी आपकी ब्लड क्लॉटिंग में अमल देते हैं। मैंने पहले फिब्रिनोजिन के टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था, उसको सुन लीजिएगा दोबारा से। फिब्रिनोजिन भी ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। लेकिन फिब्रिनोजिन जो हैं वो बड़े ब्लड लॉस को रोकने के लिए काम आते हैं, बड़ी चोटों को रोकने के लिए काम आते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो छोटे छोटे जो कैपिलरीज में कोई कहीं पे कोई पंक्चर आ गया,
छोटे छोटे पंक्चर, मतलब वो मोटरसाइकिल के जो टायर के पंक्चर्स के लिए प्लेटलेट्स हैं, और ट्रैक्टर और ट्रकों के पंक्चर्स के लिए, बड़ी बड़ी आर्टरीज के पंक्चर के लिए फिब्रिनोजन है। लेकिन अगर जाहिर है कोई कोई क्रश वुंड आ गया है तो फिर दोनों ही काम नहीं कर सकते। जब पूरा एक्सटेंसिवली सारा पंक्चर्ड होगी आपकी बॉडी और वेजल्स, फिर ना प्लेटलेट्स काम कर सकते हैं ना फिर फिब्रिनोजन काम कर सकते हैं। फिर तो आपको ऊपर से प्रेशर बॉन्ड करनी पड़ती है, या फिर कॉटरी करनी पड़ती है, या फिर स्टिच करना पड़ता है आर्टरी को। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 से 3.5 लाख तक मौजूद होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे खुद ही अफसोस हो रहा है मैं नहीं बता सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। वाइट ब्लड सेल्स के बारे में वैसे आपको थोड़ा सा बता दूं, आपको अच्छा फील होगा अगर आप आरबीसी को पढ़ेंगे। वाइट ब्लड सेल्स जब हमने देखना होता है ना किसी की बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं है, तो हम पता क्या करते हैं, हम सबसे पहले 2 चीज़ें देखते हैं। एक कि आरबीसी काउंट क्या है, दूसरी चीज ये देखनी होती है, हमने सीधा जाके ना दूसरा सेल जो देखते हैं वो डब्ल्यूबीसी देखते हैं, ल्यूकोसाइट्स देखते हैं। अगर डब्ल्यूबीसीज 8000 से बढ़े हुए हैं, 8000 तक नॉर्मल हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी इस वक्त किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट फाइट कर रही है। डब्ल्यूबीसीज की अमाउंट बढ़ गई है, डब्ल्यूबीसीज इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है और उसकी प्रोडक्शन बढ़ी भी है। इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन बॉडी में है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोलिसिस्टाइटिस है, ठीक है, आपको इन्फ्लेमेशन है और इन्फेक्शन है गॉल ब्लैडर का, जिसे कोलिसिस्टाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही देखें, हाँ भी आपको फीवर है, अच्छा, आपको पेन भी है, अच्छा, जरा इसका करवाओ सर, इसका जाके जरा सीबीसी करवा के आओ। सीबीसी जैसे ही वो करवा के आएगा, हम देखेंगे यार इसका डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है इसके गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है, जिसके जो इन्फेक्शन किससे होगा, ऑब्वियसली बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया क्या है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है, उसको खत्म करने के लिए क्या चाहिए, डब्ल्यूबीसी। तो इसका मतलब है अगर डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए हैं तो वाकई कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, वाकई कोई बैक्टीरिया इस वक्त इन्फेक्शन कॉज किए हुए है। इसलिए डॉक्टर्स सीबीसी इसलिए करवाते हैं कि फौरन वो ये देखते हैं कि आरबीसी काउंट किया, और दूसरा ये देखते हैं कि अगर डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए हैं इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। और अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, गम ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग हो रही है, तो हम फौरन उसे कहते हैं जाओ भी जाओ सीबीसी करवा के आओ। करवा के आता है तो हम प्लेटलेट्स देखते हैं, अगर प्लेटलेट्स कम हैं तो इसका मतलब है ब्लड क्लॉटिंग अच्छे तरीके से नहीं हो रही, ऑप्टिमल नहीं है। और अगर क्लॉटिंग ऑप्टिमल नहीं है, इसका क्या मतलब है कि आपको ऑब्वियसली क्लॉटिंग नहीं है, और क्लॉटिंग नहीं होने की वजह से ब्लीडिंग होती रहेगी। हमारा टॉपिक एक और भी है यहाँ पे, एनीमिया। ये बहुत बेसिक मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट दिया, बहुत बेसिक। मैं ज़्यादा आगे बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा था कि चलो इससे भी बिल्कुल रूट से पकड़ते हैं इस टॉपिक को। अच्छा, मैं ना आपसे बात करना चाहता हूँ एनीमिया के बारे में। इससे ज़्यादा आगे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम इधर तक भी बहुत ज़्यादा हो गया है। एनीमिया क्या चीज़ है? मैं ये कहता हूँ जी ना, ये एक ट्रक है, ठीक है, ये बस इसको ट्रक ही समझ लें, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, 2 टायर बना देते हैं, ये हो गया, ठीक है जी, ये भी एक ट्रक है। अच्छा जी, ये भी अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी, 3 ट्रक्स हैं, इसमें ना डॉलर्स भरे हुए हैं। हमने कहा जी इसमें डॉलर्स भरे हुए हैं, ठीक है, इसमें डॉलर्स भरे हुए हैं। ये ट्रक्स जो हैं ये सप्लाई करते हैं डॉलर्स गवर्नमेंट को भी, ठीक है, और डिफरेंट लोगों को भी, और उनको भी, जो शॉप्स के लोग होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनको भी सप्लाई करते हैं ट्रक्स जाके। ये पैसे देते हैं उनको, जाके पैसे सप्लाई करते हैं ताकि हमारा निज़ाम चल सके, ठीक है। तो फिर बेसिकली ये ट्रक्स हमारे काम आ रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक से या ये हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से डॉलर्स उठाते हैं, और ये हमारी गवर्नमेंट को भी देते हैं, लोगों को भी देते हैं, और शॉप्स पे भी जाके लोगों को देते हैं ताकि वो कारोबार कर सकें, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कम्युनिटी चलाने के लिए ये ट्रक्स भी बहुत जरूरी हैं और ये पैसे भी जरूरी हैं। ना गवर्नमेंट पैसे के बगैर जिंदा रह सकती है, ना शॉपकीपर्स जिंदा रह सकते हैं, ना हम नॉर्मल लोग जिंदा रह सकते हैं। शॉपकीपर्स की जगह आप बिजनेसमैन कर लें, बिजनेसमैन जिंदा रह सकते हैं, ना हम जिंदा रह सकते हैं, नॉर्मल पीपल। तो फिर ये ट्रक्स भी बहुत जरूरी है, और ये डॉलर्स भी हम तक इन ट्रक्स का लाना बहुत जरूरी है। सिमिलरली, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह, तो हम ये कहते हैं कि ये जो ट्रक्स हैं ये हमारे आरबीसीज हैं, इसमें जो डॉलर्स हैं वो ऑक्सीजन है, और उन ऑक्सीजन को किसने पकड़ा हुआ है? हीमोग्लोबिन ने। वो हीमोग्लोबिन इन ट्रक्स के अंदर पड़ी हुई है और वो हमें ऑक्सीजन
पहुंचा रही है और हम जिंदा नहीं रह सकते उस ऑक्सीजन के बगैर। ऑब्वियसली हमारे विजरा जिंदा नहीं रह सकते, हमारी हमारी हमारे लिवर जिंदा नहीं रह सकता, किडनी जिंदा नहीं रह सकती, स्प्लीन जिंदा नहीं रह सकती, बहुत सारी चीज़ें हमारी जिंदा नहीं रह सकती। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे ना इस बात को बढ़ाने से पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ हीमोग्लोबिन का। यहाँ पे थोड़ी सी बात कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बात कर देता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसीज तोड़े हीम बना और ग्लोबिन, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो हीम है, इस हीम के अंदर आयरन मौजूद है। ठीक है, और इसके साथ प्रोटोपोरफेरिन भी मौजूद है। ये मैं अभी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बताना चाहता था। और ग्लोबिन जो है वो इटसेल्फ एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है। ठीक है, सो ये हीमोग्लोबिन इस तरह बनता है। हीम में आयरन एंड प्रोटोपोरफेरिन होता है, और जो ग्लोबिन होता है वो तो ग्लोबिन इटसेल्फ एक प्रोटीन है। ठीक है, इसलिए जब हम कहते हैं ना किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो वो एक्चुअली इस आयरन की कमी की वजह से डेफिशिएंसी होता है। क्योंकि अगर आयरन नहीं होगा तो हीम नहीं बनेगा, हीम नहीं बनेगा, ऑब्वियसली आपको फिर डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। ठीक है, सो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि जो हीम है उसके दो पार्ट्स हैं, उसके अंदर भी आयरन आता है। ठीक है, जब हम आयरन एनीमिया पढ़ेंगे तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैंने हीमोग्लोबिन का वर्ड बार बार यूज कर रहा था, तो मैंने कहा मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं, इसको और भी आगे एलेबोरेट करेंगे। अच्छा, तो फिर बेसिकली हो क्या रहा है एनीमिया में? मैं ये कह रहा था कि वो जो ट्रक्स हैं वो लेके आ रहे हैं, किन चीज़ों को लेके आ रहे हैं? वो ट्रक्स जो हैं वो आरबीसीज हैं, और वो डॉलर यानी कि ऑक्सीजन को हमारे तक पहुंचा रहे हैं, और उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचा रहे हैं, और हमारी ऑर्गन जिंदा नहीं रह सकते उसके बगैर। ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई किसी भी वजह से ये ऑक्सीजन हम तक ना पहुंचे, क्या हम जिंदा रह सकते हैं? अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंचे तो पता है आपको, कभी आपको फटीग होना शुरू हो जाएगी, डिजीनेस होना शुरू हो जाएगी, आपके हायर मेंटल फंक्शंस नहीं हो सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप याद नहीं कर सकते, मेमोरी खराब हो जाएगी, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एनीमिया बेसिकली क्या है? एनीमिया इन आरबीसीज का कम होना है। और अगर ये आरबीसीज कम हो गए तो अब तक आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो अगर ये ट्रक्स मेरे पास कम हो जाते हैं तो फिर मेरे तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, डॉलर पहुंचेगा, तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? तो मेरे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो मेरा लिवर कैसे चलेगा, किडनीज कैसे चलेंगी? काम खराब हो जाएगा। ये एनीमिया है, इन ट्रक्स का, इन आरबीसीज का कम होना एनीमिया है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है, अच्छा यहां पे ना इस लेक्चर के एंड पे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ऐसा हो जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं यहां पे। अगर फॉर एग्जांपल एनीमिया हो जाता है, हमें हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए? अगर ट्रक्स कम हो जाते हैं हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहता हूं जी, मेरे पास ट्रक्स कम हो गए, डॉलर तो पहुंचाना ही है, तो अगर मेरे पास ये ट्रक्स कम हो जाएं, ठीक है, अगर मेरे पास ये ट्रक कम हो गए हैं और इसमें बहुत सारे डॉलर्स मैंने पहुंचाने थे, लेकिन मेरे पास डॉलर तो अवेलेबल है, ट्रक अवेलेबल नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा? मैं कोशिश करूंगा कि जितने मेरे पास ट्रक्स हैं उनमें मैक्सिमम डॉलर को अंदर घुसा दूं, जितने डॉलर घुस सकते हैं घुसा दूं। पहले तो मैं ये करने की कोशिश करूंगा। दूसरा, मैं ये चाहूंगा ये ट्रक्स जल्दी जल्दी डिलीवर करें, जहां जहां गवर्नमेंट को, लोगों को इन्होंने डिलीवर करना है ना, ये जल्दी जल्दी डिलीवर करके वापस आए, फिर मैं इनको भरूं, फिर ये डिलीवर करें। तीसरा काम मैं ये करूंगा कि मैं एक मीनवाइल एक कंपनी को ऑर्डर दूंगा कि यार मैक्सिमम ट्रक्स बनाओ, जल्दी करो, ज्यादा से ज्यादा ट्रक्स बनाओ, मुझे चाहिए। ये भी मैं काम करूंगा। सिमिलर एग्जैक्टली इसी तरह ही बॉडी आपकी काम करती है। सबसे पहले जैसे ही एनीमिया होता है और आपकी फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है और आपकी ट्रक्स कम होते हैं, आरबीसीज कम होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन डिमांड, आप खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आपको एकदम ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, आपका बाजू इस्तेमाल हो रहा है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका बाजू इस्तेमाल हो रहा है, आपकी बाजू को ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा चाहिए। क्या आपको सांस नहीं चढ़ता? आपको सांस चढ़ता है। क्यों चढ़ता है पता? इसलिए क्योंकि इन ट्रक्स पे आप मैक्सिमम ऑक्सीजन घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन ट्रक्स पे आप मैक्सिमम डॉलर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन आरबीसीज पे मैक्सिमम ऑक्सीजन घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सांस चढ़ता है।
ताकि मैक्सिमम आप इनहेल करें, मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल करें और वो जो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है उसको पूरा करने की कोशिश करें। दूसरी बात, स्पीड ऑफ ट्रक बढ़ जाती है। हम चाहते हैं जल्दी से ट्रक पहुंचे और वापस आए, जाए और वापस आए, ताकि मैं मैक्सिमम पहुंचाऊं। वो स्पीड कहां बढ़ती है? आपका ब्लड प्रेशर रेस हो जाता है, सेकंड आपका हार्ट रेट रेस हो जाता है। इस तरह आपका ट्रक की स्पीड आपने बढ़ा दी, आपने आरबीसीज की स्पीड बढ़ा दी, वो तेजी से जाएंगे, डिलीवर करके वापस आ जाएंगे। तीसरी चीज, प्रोडक्शन। आपने एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करवाया और आपने बोन मैरो को ऑर्डर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक बना दो, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज बना दो। यहाँ तक के लिए आज बात खत्म करते हैं। मैंने एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी के बारे में बात करनी थी, लेकिन अब कोई टाइम नहीं है, ये लेक्चर भी लंबा हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।